वीकेंड स्पेशल चाय पे चर्चा। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आपका पूरा वीकेंड फ्रेश बना देंगी। मूड एकदम फ्रेश रहेगा आपका, थकान भी जल्दी उतर जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों से आप फिलहाल अपनी टेंशन दूर कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर साहब की एक भविष्यवाणी है जो ये कहती है कि फिलहाल चौथी लहर नहीं आएगी। क्यों अदिति? बिल्कुल हाँ, इन प्रोफेसर साहब का नाम है मनिंदर अग्रवाल, जो पहले भी अपने मॉडल के आधार पे कोरोना के भविष्यवाणियां कर चुके हैं और उनकी सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मामले भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन चौथी लहर के संकेत नहीं है। सावधानी का साथ फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर कानपुर से आई है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने पूरे दावे के साथ कहा है कि ऐसी कोई लहर अब देश में नहीं आने वाली। इसकी संभावना ना के बराबर है। वजह है 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में हर्ड इम्यूनिटी का विकसित होना। वजह है लोगों का वैक्सीन के सुरक्षा कवच से पूरी रफ्तार से लैस होना, जिसमें बच्चों के टीकाकरण की मुहिम भी शामिल हो चुकी है। अब तो बूस्टर डोज का अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी मिलने लगा है। अभी तक कोई नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन के बाद नहीं मिला है। जितने भी बात होती है जी हो गया या BA.2, 0.12 वगैरह, ये सब ओमिक्रॉन के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो इन ओमिक्रॉन के खिलाफ अब भारत में काफ़ी अधिक संख्या में इम्यूनिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये संख्या जो अभी आपको बढ़ती दिख रही है अधिक समय तक बढ़ेगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। खासतौर पर बच्चों के कोरोना की चपेट में आने के केस सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पिछले 24 घंटे में 3,377 नए मामले सामने आए हैं। 27 अप्रैल को देश भर में 3,303 नए केस मिले थे। वहीं 26 अप्रैल को कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए थे, जबकि पूरे देश में कुल केस 17,801 हैं। आंकड़ों से साफ है कि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आईआईटी प्रोफेसर का दावा कितना सही है। इस दावे पर यकीन करने की दो वजह सामने आती हैं। पहली, मनिंदर अग्रवाल की कोरोना पर की गई अब तक की भविष्यवाणी, जो पिछली दो लहरों पर एकदम सटीक बैठी है। और दूसरी, गणितीय सूत्र मॉडल, जिसके आधार पर उनका आकलन अब तक सही साबित हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि हाल के दिनों में कोरोना केस बढ़ने की वजह क्या है और ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। ये पिछले एक महीने में सब प्रकार के रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। मास्क मैंडेट समाप्त हो गया है। लोग पूरी फ्रीडम के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। तो जब इस प्रकार से जब भी होगा, आज हुआ है, आज नहीं होता, 6 महीने बाद होता, तो भी स्थिति यही होती कि संख्या बढ़ती। यानी साफ है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर की जा रही लापरवाही ही इसकी बढ़ने की वजह है, लेकिन खतरनाक नहीं है और ना ही अस्पताल जाने तक की नौबत है। वैक्सीन के असर से कोविड बेअसर है और मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर जैसे बेसिक प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने से ही इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है। दुनिया में कोरोना केस और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों से भी पता चलता है कि कोरोना की लहर अब थम रही है। मार्च 2022 से ही इन आंकड़ों में कमी आई है। जहां तक देश की बात है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका टीकाकरण अभियान की रही है। अब तक भारत में वैक्सीन की करीब 188 करोड़ 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत में अब तक हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि 47 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाई गई है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक 1 करोड़ 84 लाख पहली डोज, 1 करोड़ 75 लाख दूसरी डोज और 74 लाख 2,000 प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं सीनियर सिटीजन्स को अब तक 12 करोड़ 68 लाख पहली डोज और 11 करोड़ 68 लाख दूसरी डोज और लगभग 1.5 करोड़ प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। कुल मिलाकर देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है और जल्द ही बाकी आबादी भी वैक्सीन से लैस होगी। लेकिन कोरोना के हालिया मामलों में बढ़ोतरी कहती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखिए, बात सेहत की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है, तो एक और गुड न्यूज़ हम आपको दे दें। ये अच्छी खबर दरअसल आई है बिहार के पूर्णिया से, जहां एक शानदार पहल की शुरुआत की गई है। यहां पर बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी हुई है।
और ये एम्बुलेंस उन इलाकों के लिए वरदान साबित होगी जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। केवल 30 मिनट में ही ये बाइक एम्बुलेंस जरूरतमंदों के घर तक पहुंच जाएंगी। अब गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को नहीं करना पड़ेगा एम्बुलेंस का इंतजार। अब अस्पताल पहुंचने के लिए नहीं करना होगा जाम का सामना, क्योंकि अब बाइक एम्बुलेंस बचाएगी आपकी जिंदगी। बिहार के पूर्णिया में अब बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत हो चुकी है, जो उन इलाकों तक भी पहुंचेगी जहां एम्बुलेंस या फिर आम गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थीं। पूर्णिया जिला अंतर्गत 6 प्रखंड में सप्लाई के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और नीति आयोग की राशि से ये बाइक एम्बुलेंस वहाँ पर जहाँ पर कि दुर्गम इलाका है, बायसा, बायसी, अमौर, नगरवा, रुपौली और बनमनखी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये स्टेशन रहेगा। कई बार लोग सही समय पर इलाज न मिलने पर या फिर अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से जिंदगी की जंग हार जाते थे, या फिर अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें जाम का सामना करना पड़ता था। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 30 मिनट में बाइक एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नीति आयोग द्वारा जो पैसे दिए गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। 10 मोटर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और मुझे बताया गया है कि ये उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए होगा जहां पर आम तौर पे एम्बुलेंस की रीच नहीं हो पाती है, और ये गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए खासकर काम में आएगा। और 30 मिनट के अंदर फ़ोन करने की एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नई सेवा आज डीएम साहब ने यहाँ शुरू करवाई है, इस सेवा का बहुत बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को होगा। एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नीति आयोग ने इस पहल के लिए मदद दी, जिसके बाद पूर्णिया के 6 ब्लॉक को बाइक एम्बुलेंस सेवा की सौगात मिल गई। दरअसल पूर्णिया में ऐसे कई दुर्गम इलाके हैं जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। अक्सर बाढ़ की वजह से इन इलाकों का संपर्क शहर से टूट जाता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए ही ये शानदार पहल की गई है। पूर्णिया जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा जो पुरस्कार से राशि प्राप्त हुई है, उसी के विरुद्ध हम लोगों ने आज ये 10 बाइक एम्बुलेंस जो प्रोक्योर किया था उसको रवाना किया है। खास करके जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जो बायसा, अमौर, बायसी का क्षेत्र है, जहाँ पे 3-4 महीने कनेक्टिविटी का इशू होता है, उस समय में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए या अदरवाइज भी जो लोग हॉस्पिटल पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये सेवा वरदान साबित होगी। इस पहल से पूर्णिया के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को जीवन दान मिलेगा और उनकी सांसों की डोर टूटने से बचाई जा सकेगी। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दूरदराज ग्रामीण इलाकों के लिए एक अच्छी खबर है। ये खबर आई है कानपुर से। यहाँ इंजीनियरिंग के एक छात्र ने सोलर फ्रिज तैयार किया है जो सोलर पैनल से चलता है। मतलब पावर कट की नो टेंशन। मतलब ये कि दूर दराज के तमाम जो गांव हैं, जब वहाँ पर बत्ती चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात की आती है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिक्कत आती है, क्योंकि फ्रिज नहीं होता वहाँ पर। फ्रिज ना चलने के कारण दवा और वैक्सीन के खराब होने का डर रहता है। उस टेंशन को अब ये फ्रिज आसानी से दूर कर सकता है। गर्मी से चलने वाला फ्रिज है तैयार। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकता है ये आविष्कार। ये कोई आम बक्सा नहीं है, ये है सोलर एनर्जी से चलने वाला फ्रिज, जिसे तैयार किया है इंजीनियरिंग के छात्र समरजीत सिंह ने। ये छोटा सा फ्रिज सोलर पैनल से चलता है। बिजली न आने की समस्या से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने की एक कोशिश की है समरजीत सिंह ने। समरजीत सिंह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और उन्होंने ये रेफ्रिजरेटर बनाया है। ये सोलर एनर्जी से रन करता है, ऐसा रेफ्रिजरेटर है, यानी कि सौर ऊर्जा से ही ये चलता है। फ्रिज पर सोलर पैनल लगा है जो इसे पावर सप्लाई करता है। सोलर पैनल भी लेटेस्ट तकनीक वाला है।
ये डिटैचेबल है, यानी इसे फ्रिज से अलग करके भी रिचार्ज किया जा सकता है। इस सोलर पैनल की एक और बड़ी खास बात ये है कि इसे रिचार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं। ये रात के समय मूनलाइट और वातावरण की गर्मी से भी खुद को रिचार्ज कर सकता है। पैनल को पोर्टेबल आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको धूप की ही ज़रूरत पड़े कि आप धूप में ही सोलर पैनल लगे। इसमें जो सोलर पैनल लगा हुआ है आपको जैसे जैसे आपका नाइट हो गया तो मून लाइट और जो नेचुरल हीट होती है उससे भी आपका ये चलेगा रखेंगे। इस फ्रिज में एक बैटरी भी लगी है जो इसे 12 घंटे तक चला सकती है। फ्रिज पर एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है जो फ्रिज के टेम्परेचर की जानकारी देता है। फ्रिज की क्षमता 5 लीटर की है। इसके 2 हिस्से हैं, ऊपर का हिस्सा डीप फ्रीजिंग के लिए और नीचे वाला हिस्सा नॉर्मल कूलिंग के लिए। ये जो मैंने बनाया है ये सोलर रेफ्रिजरेटर है। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलता है, फुली इको फ्रेंडली है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो है इसमें 2 सेक्शन है। ये 5 लीटर का है टोटल रेफ्रिजरेटर। ऊपर आपका है 3 लीटर का जो फ्रीजिंग वाला है और नीचे आपका नॉर्मल कूलिंग वाला है। सोलर एनर्जी से चलने वाला ये छोटा सा फ्रिज ग्रामीण इलाकों के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग की प्रॉब्लम रहती है और मेडिकल इश्यूज रहते हैं, तो मेडिसिन वहाँ पे प्रॉपर टाइमली नहीं पहुँच पाती हैं। और दूसरा ये चीज़ जो है जो हम आइस बॉक्स यूज़ करते हैं मेडिसिन रखने के लिए, आइस बॉक्स में लेके इधर उधर ट्रेवल करते हैं तो समटाइम्स वो आइस बॉक्स इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं इस चीज़ को कैरी करने में। बट दिस सोलर रेफ्रिजरेटर वर्क मोर एफिशिएंटली एंड 100%। ये फ्रिज थर्मो इलेक्ट्रिक तकनीक पर काम करता है। समरजीत ने अभी सोलर फ्रिज का प्रोटोटाइप तैयार किया है। पूरी तरह बन जाने के बाद इसकी पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। समरजीत ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है और वो इसे अपने स्टार्टअप के तौर पर आगे ले जाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया का उद्देश्य सिर्फ देश में चीजें बनाना ही नहीं है, बल्कि देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना भी है। एक ऐसे समय में जब सिर्फ गांव में ही नहीं कस्बों और शहरों में भी बिजली की समस्या है, ऐसे में ये सोलर रेफ्रिजरेटर लोगों के काम आ सकता है। समरजीत ये चाहते हैं कि इसमें वैक्सीन और दूसरी जरूरी दवाएं रखी जाएं और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे, कानपुर। तो कुड़ी अब थोड़ी सैर सपाटे की बात हो जाए प्लीज, और साथ ही साथ हम भक्ति की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा की शुरुआत 3 मई से होने जा रही है और तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये दोनों भी वैसे अभी बातें कर रही थी कि जाना चाहती हैं चारधाम की यात्रा पर, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए देखिए यात्रा आरामदायक रहे इसके लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त हो चुके हैं, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। तैयारियों पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 3 मई यानी अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का पूरा अमला चारधाम की यात्रा के सफल आयोजन के लिए दिन रात एक कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। राजभवन देहरादून के अंदर में एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर में चारधाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। चारधाम की यात्रा के लिए बहुत बारीकी से प्लानिंग की गई है। हर एक पहलू पर, चाहे वो ट्रैफिक, गाड़ी, रहने का, जहाँ किस प्रकार से कोई आपदा या कॉन्टीजेंसी के टाइम पर किया जाना चाहिए, फूड के बारे में, ट्रांसपोर्ट, जहाँ सहूलतें हैं उनके बारे में पूरा डिटेल बताया गया और उन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के बारे में बहुत गहराई से बात की गई।
उत्तराखंड सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर आए उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, वो यात्रा का पूरा आनंद लें। ये जो चार धाम की यात्रा है ये पूरे उत्तराखंड, पूरे प्रदेश, पूरे परिवार के लिए एक मौका है इस पर्व में और इस यात्रा में हिस्सा लेने का। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो लोकल प्रोड्यूस हैं, उनको किस प्रकार से मार्केट किया जाए। इसके अलावा जितने भी होटल हैं, जो भी सेवाकर्मी हैं और जिस प्रकार जो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका है ये भव्य मौका है, दिव्य मौका है और हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक यात्री, हर एक श्रद्धालु अपने इस यात्रा का लुत्फ उठाए और अपनी आस्था का आनंद उठाए। उत्तराखंड के लोग भी चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि उनकी कमाई हो सके, क्योंकि उनका व्यापार ही उन श्रद्धालुओं पर टिका है जो उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। होटल से लेकर घोड़ा खच्चर वाले तक के व्यापार का जरिया पूरी तरह से पर्यटन पर टिका है, इसलिए यहाँ के लोग भी श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जितनी भी हमारी ओर से स्थानीय तौर पर जो तैयारियां होनी थी, हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगे हुए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी तीर्थ यात्री बाहर से यहाँ पर जो है दर्शन करने आते हैं, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और ये बात मैं आपके माध्यम से भी सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर जो भी कोई मेहमान यहाँ पर हम दर्शन करने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, तो आप इस चीज़ का जो ये स्लोगन है, आप इस चीज़ को अमल करें और जो भी तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं उनका विशेष रूप से आप अपने स्तर पर ध्यान रखें। गंगोत्री नेशनल हाईवे और यमुनोत्री नेशनल हाईवे में इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जो करीब करीब पूरा होने वाला है। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी हर तरह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं कोविड के फिर से बढ़ते मामलों को लेकर भी खास योजना बनाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। कोविड को के दृष्टिगत भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही पालन करने की सभी यात्रियों को और यहाँ के नागरिकों को हिदायत रहेगी। और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि वे कोविड संबंधित व्यवस्थाएं भी अपनी दुरुस्त कर लें, ताकि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही यात्रा के दौरान मोबाइल ऐप, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यात्रियों को सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और फिलहाल रुकेंगे चाय पर चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि दफ्तर के काम के साथ साथ सेहत का कैसे रखा जाए ख्याल। इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब चलिए क्रिकेट के मैदान पर लेकर चलते हैं। IPL 2022 के 42वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स होने वाला है। दोनों टीमों के बीच में ये महामुकाबला पुणे में खेला जाएगा। पहला मौका है जब IPL इन दोनों टीमों में एक दूसरे के आमने सामने ये टीमें होने जा रही हैं। और बता दें कि लखनऊ की टीम अपने पहले सीजन में ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं पंजाब की टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा।
वैसे पंजाब की उम्मीदें अभी भी कायम ही हैं। पंजाब की टीम भी अंतिम 4 में पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए हर मैच में दम दिखाना होगा। पंजाब के किंग्स की परीक्षा लेंगे लखनऊ के सुपर जायंट्स। चलेगा राहुल का बल्ला या फिर धवन करेंगे धमाका? पंजाब के लिए हर मैच करो या मरो का मुकाबला। वहीं लखनऊ की नजर नंबर 1 की तरफ। अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच से 10 अंक के साथ नंबर 4 पर काबिज है। वहीं पंजाब 8 मैच से 8 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। ऐसे में अगर आज पंजाब मुकाबला अपने नाम कर लेती है तो फिर टीम अंतिम 4 में नजर आ सकती है, जबकि लखनऊ जीत के साथ नंबर 2 पर पहुंचना चाहेगी। पंजाब के लिए राहत की बात यह है कि शिखर धवन फॉर्म में लौट चुके हैं। पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ धवन ने शानदार पारी खेली, सिर्फ 59 गेंदों पर 88 रन बनाए और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अब कप्तान मयंक अग्रवाल से टीम को बड़ी उम्मीद है। साथ ही लियाम लिविंगस्टोन और भानु राजपक्षे भी कमाल दिखा रहे हैं। गेंदबाजी में रबाडा टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल का बल्ला आग उगल रहा है। राहुल ने पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ शतकीय पारी खेली। 62 गेंदों पर 103 रन बनाकर राहुल ने जीत अपनी टीम के नाम की। इस सीजन में राहुल 2 शतक लगा चुके हैं। राहुल के सलामी जोड़ीदार क्विंटन डिकॉक भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। हालांकि डिकॉक अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, जिसकी भरपाई वो आज करने की कोशिश कर सकते हैं। अनुभवी मनीष पांडे, आक्रामक बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस और कृष्ण पांड्या, दीपक हुड्डा और युवा आयुष बडोनी से भी टीम को बड़ी उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में लखनऊ के लिए तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा और होल्डर ने भी प्रभावित किया है। दोनों ने अब तक मिलकर 14 विकेट चटकाए हैं और पंजाब के खिलाफ भी उन्हें इस प्रदर्शन को जारी रखना होगा। स्पिनर कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई भी मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आज एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अब अंतिम 4 की रेस काफी तेज हो चुकी है। कोई भी टीम हार का रिस्क नहीं उठा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आईपीएल में कल कुलदीप यादव का जलवा देखने को मिला। चाइनामैन गेंदबाज ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 3 ओवर में 4 विकेट चटकाए और जीत में अहम रोल अदा किया। मुस्तफिजुर रहमान की रफ्तार के आगे भी कोलकाता के बल्लेबाजों के पैर उखड़ गए। रहमान ने 3 विकेट अपने नाम किए और कोलकाता के पिछले 5 मैच में जिस तरह का प्रदर्शन ये कर रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अंतिम 4 में पहुंचने का सपना पूरा नहीं होगा। वहीं दिल्ली की टीम लगातार दम दिखा रही है। दिल्ली के 2 दबंग कवार, कोलकाता का हो गया गेम ओवर। एक ने स्पिन का दिखाया जादू, दूसरे ने रफ्तार से किया कमाल। दिल्ली के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, जो पिछले सीजन में कोलकाता का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन टीम ने इस बार उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा। 2021 के सीजन में कुलदीप को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2020 के सीजन में भी उन्होंने 5 मैचों में केवल 1 विकेट लिया था। लेकिन अब कुलदीप अपनी नई टीम दिल्ली के लिए धमाल मचा रहे हैं। कुलदीप ने कल सिर्फ 3 ओवर की गेंदबाजी की, 14 रन लिए और 4 विकेट अपने नाम किए। कुलदीप की घूमती गेंदों के आगे कोलकाता के बल्लेबाजों की एक नहीं चली। कुलदीप ने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर, बाबा इंद्रजीत, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल जैसे खतरनाक बल्लेबाजों का शिकार किया। इस सीजन में दूसरा मौका है जब कुलदीप ने 4 विकेट अपने नाम किए हैं। इससे पहले भी कोलकाता के ही खिलाफ कुलदीप ने 4 विकेट लेने का कारनामा किया था। कुलदीप का लय में लौटना टीम इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। कुलदीप अभी भी टीम में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की नहीं कर पाए हैं, टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। ऐसे में कुलदीप अगर इस सीजन में इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो फिर उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे फिर खुल सकते हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भी कल अपना दम दिखाया। रहमान ने टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। नतीजा, कोलकाता की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना पाई, जिसे दिल्ली ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आखिरी गेंद पर रोमन पावेल ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। कोलकाता के सीजन में लगातार 5वीं हार है। कुलदीप और रहमान की घातक गेंदबाजी की बदौलत दिल्ली की टीम ने अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं। दिल्ली की पूरी कोशिश होगी कि वो अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे देखिए कितना अच्छा हो ना नवजोत और अदिति कि हम काम भी करते रहें और हमारी सेहत भी ऐसी, फिटनेस भी हमारी बनी रहे। हमारी नहीं बन सकती समोसे और चिप्स के साथ। नहीं हमारी वैसे सेहत नहीं बन सकती। कुछ योगा के पोस्चर्स होते हैं बैठे बैठे जो कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन नहीं, समोसा खा के नहीं, लेकिन मुंबई में एक अनोखा सा मीटिंग रूम शुरू हुआ है। सोचकर देखिए कि आप दोनों काम कर रहे हैं, दफ्तर का काम भी निपटा जा रहा है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बताओ आगे की कहानी। कुछ नहीं, आगे की कहानी यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठती है। कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे और ख़ास रूम में लिए चलते हैं। वैसे दिखने में ये ओपन कॉन्फ्रेंस रूम है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कैसे होती है ये आप खुद ही देखिए। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कहावत इन तस्वीरों को देखकर सही भी साबित होती है। दरअसल भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में अक्सर लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। एक तरफ ऑफिस की टेंशन तो दूसरी तरफ आगे बढ़ने का जुनून, न सेहत का ध्यान न ही स्वास्थ्य की चिंता। लेकिन अब ये चलता फिरता कॉन्फ्रेंस रूम आपकी सेहत का भी ध्यान रखेगा और आपकी जरूरी मीटिंग्स का भी। जिस तरीके से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है, इस गाड़ी को आप देखिए लोगों की हेल्थ को मद्देनजर रख के डिजाइन किया गया है। आप इस साइकिल या हम गाड़ी कह सकते हैं, इसको खुद आपको ऑपरेट करना होता है। सेल्फ ऑपरेटेड है, इसमें कोई इंजन नहीं लगा है। ये साइकिल के हिसाब से, साइकिल के मैकेनिज्म के हिसाब से चलती है। आप पूरी मुंबई में इस साइकिल को लेकर घूम सकते हैं। तकरीबन 6 सीट जो है वो यहाँ बनाई गई हैं। 6 लोग बैठ सकते हैं, अपना खाना इस पे खा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यानी एक तरफ आपकी जरूरी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, तो दूसरी तरफ आपकी सेहत के लिए जरूरी वर्कआउट भी हो सकेगा। अश्विन दमानी नाम के एक शख्स ने इस अनोखे कॉन्फ्रेंस रूम को स्क्रैप से तैयार किया है। आदमी नेचुरल क्लाइमेट में काम करता है, आदमी मिलजुल के काम करता है और आदमी मोबिलाइज भी साइमल्टेनियसली हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट से मैंने ये साइकिल बनाई है। इसे चलाने के लिए ना तो पेट्रोल की जरूरत है और ना ही डीजल की। अगर कुछ जरूरी है तो वो है आपकी सेहत, और इस खास मीटिंग रूम में बैठकर आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। लोगों की हेल्थ इससे ठीक रहती है। प्लस इसमें ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना बाकी कोई चीजें हैं, सिर्फ सेल्फ ऑपरेटेड है। इससे वातावरण भी जो है वो ठीक रहेगा। कैमरामैन साहिल के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए यूपी में शांति से उतर रहे हैं लाउड स्पीकर। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है, बुराई तो इंसान को। चलिए अब उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर लाउडस्पीकर के खिलाफ सरकार की मुहिम अब जन आंदोलन बन गई है। 32,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। 40,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाजें कम हो गई हैं। और इन सब में सबसे खास बात यह है कि लाउडस्पीकर के विरुद्ध ये मुहिम लोगों के सहयोग से चल रही है। सीएम योगी ने अफसरों से धर्मगुरुओं के संपर्क में रहने को कहा है और संवाद से समाधान निकालने की बात कही है। शहर शहर शोर के विरुद्ध ये यूपी का जन आंदोलन है। मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं तो मस्जिदों को भी लाउडस्पीकर मुक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के आदेश और योगी सरकार के इस मिशन को प्रदेश में सबका साथ और सबका विश्वास मिल रहा है।
यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाजें खामोश की जा चुकी हैं और 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर के शोर को मानकों के पैमाने पर सेट किया जा चुका है। लगभग 42,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिसके वॉल्यूम कम हुए हैं और ऐसे 32,000 लाउड स्पीकर हैं जो कि हटाए गए हैं। ये सभी धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं कि कोई धर्म विशेष के धर्म स्थल से नहीं, और सबका इसमें अपार सहयोग मिल रहा है। और हम लोग का प्रयास यही है कि सभी धर्मगुरुओं और शांति प्रिय व्यक्तियों के साथ मिलकर जैसे पहले त्यौहार बीते हैं, आने वाले पर्व त्यौहार को भी हम लोग सकुशल संपन्न कराएं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीतिक खींचतान मची है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में शहर शहर बड़ी खामोशी से लाउडस्पीकर्स का वॉल्यूम या तो कम किया जा रहा है या फिर उन्हें हटाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस मुहिम में प्रशासन को लोगों का जबरदस्त साथ मिल रहा है। मौलवी से लेकर पुजारी तक खुद आगे बढ़कर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। धर्मगुरुओं से ये निवेदन किया गया है कि हमारे सभी त्यौहार बहुत ही सफलता से और बहुत ही भव्यता से आयोजित किए जाए। सबका सहयोग मिला है। इस कार्य जो है ये निरंतर प्रगति पर है। 30 तारीख तक गृह विभाग ने रिपोर्ट भी मांगी है। लाउडस्पीकर करीब करीब हर शहर गली मोहल्ले की दुखती लग रहा है। मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक से आने वाली आवाजों पर हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन आज जिस तरह का एक्शन हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। हम भी अपने मस्जिद से जो है माइक उतारा हूँ। हमारे बगल में जो है हमारे भाई है लल्लन जी है, उन्होंने भी उतारा है। और देश हित में जो कानून बनेगा हम तमाम मुस्लिम समाज के लोग उनका सम्मान करेंगे। बच्चों की पढ़ाइयों को नुकसान होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसके फैसले का स्वागत करते हैं और हमने भी अपने मंदिर से साउंड सिस्टम को उतार लिया गया है। कोई भी ध्वनि किसी टाइप की ध्वनि ज़्यादा तेज ना रहे, क्योंकि आम जनमानस को कुछ तकलीफ ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए जो है पूज्य महाराज जी ने हमारे जो निर्णय लिया है कि कहीं भी चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहाँ आवाज़ बहुत धीरे रहे, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। ये सराहनीय कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। इससे किसी को कोई भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। यूपी में जन आंदोलन केवल लाउडस्पीकर के शोर के विरुद्ध ही नहीं छिड़ा है, बल्कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से बड़ी पहल हुई है। जिस नमाज के लिए अब तक मस्जिदों और ईदगाहों की ओर से सड़कों का इस्तेमाल होता था, उस नमाज को मस्जिद या ईदगाह के भीतर पढ़े जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु सहमत नजर आ रहे हैं। जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही आदेश भी दिया है कि अफसर धर्मगुरुओं के संपर्क में रहें और जरूरत पड़ने पर संवाद से ही समाधान की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से संवेदनशील प्रदेश माना जाता है, लेकिन इस वक्त यूपी में जिस तरह शांतिपूर्वक लाउडस्पीकर के विरुद्ध अभियान चल रहा है, वो खुद में किसी मिसाल से कम नहीं। लखनऊ से आशीष और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूपी में ना तो खुले में नमाज को लेकर हंगामा हो रहा है और ना ही लाउडस्पीकर पर। शांत माहौल के बीच में सब कुछ शांति से ही होने जा रहा है। दोनों ही मसलों पर सद्भावना और सौहार्द साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई जोखिम नहीं ले रही। कई असामाजिक तत्व खलल ना डाल पाए, इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अलीगढ़ में पुलिस की तीसरी आंख लगातार शहर के ऊपर मंडरा रही थी, ताकि जुमे की अलविदा नमाज के समय किसी तरह की खलल ना पड़े। पुलिस और प्रशासन की अपील पर लोग खुद आगे बढ़कर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद, लोगों ने ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि नमाज में किसी तरह का खलल ना पड़े, और हुआ भी ऐसा ही। फिलहाल पुलिस लगातार धार्मिक स्थलों से उन लाउडस्पीकरों को उतारने में जुटी है जो सरकार के तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।
शासन के आदेश के क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत यहाँ पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पे और अन्य स्थलों पे जो लाउड स्पीकर हैं उनके कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी तक 180 के आसपास लाउड स्पीकर पूरे जनपद में अभी तक हटाए गए हैं और 900 से ऊपर जो लाउड स्पीकर हैं उनकी ध्वनि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है उतनी करवाई गई है। जुमे की अलविदा नमाज से पहले बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें सड़कों और खुली जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया गया था और ज्यादातर जगहों पर लोगों ने इस सलाह का पालन भी किया। धर्मगुरुओं की पहल आखिरकार रंग लाई। सड़कों पर, रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अगर केवल अलीगढ़ की बात करें तो पूरे जिले में करीब 900 से ज्यादा लाउड स्पीकर हैं, जिनमें से आवाज के मानकों की अनदेखी करने पर 186 लाउड स्पीकर को उतार दिया गया। ये तो केवल एक बानगी है, कमोबेश यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। अच्छी बात यह है कि लाउड स्पीकर को लेकर लोग कानून के बजाय समझाइश की भाषा समझने लगे हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अलीगढ़ से शिवम, गुड न्यूज टुडे। आजकल बुलडोजर की खूब चर्चा हो रही है। कोई भी राज्य हो, बुलडोजर की चर्चा चलती रहती है, लेकिन बुलडोजर को लेकर शोर इन दिनों वैसे दिल्ली में भी खूब है। जहांगीरपुरी के बाद कई इलाके एमसीडी के रडार पर हैं और इन इलाकों में शाहीन बाग का नाम भी शामिल है। लेकिन बुलडोजर वाले एक्शन से पहले एक अच्छी तस्वीर शाहीन बाग से आई है। शगुफ्ता, क्या है तस्वीर? देखिए, शाहीन बाग में अवैध कब्जों के खिलाफ लोगों ने ना खुद ही सामने आना शुरू कर दिया है, एक मुहिम छेड़ दी है। बुलडोजर के आने से पहले ही लोगों ने अवैध कब्जे हटाने खुद ही शुरू कर दिए हैं। दुकानदारों ने जो सार्वजनिक जगह है वो घेर रखी थी, उन्हें खुद ही वो अब खाली करने लग गए हैं। ये है दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। ना कोई नोटिस, ना कोई सर्वे, फिर भी यहाँ के दुकानदार सामान समेट रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराने कभी भी आ सकता है। लेकिन दुकानदारों ने किसी सरकारी फरमान का इंतजार करने के बजाय खुद ही सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त करना शुरू कर दिया है। कोई इसे डर का नाम दे सकता है, लेकिन ये डर नहीं, बदलाव की एक हवा है, जिससे तस्वीर सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। फर्नीचर मार्केट में जो सामान लोगों का बाहर पड़ा हुआ था, वो लोग अब देखिए यहाँ से खुद अपने सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि एमसीडी की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। न सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में, सरिता विहार के इलाके में, बल्कि जैतपुर और मदनपुर खादर में भी एमसीडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कभी भी टीम निकल सकती है और जो भी इंक्रोचमेंट होगा, जो सरकारी जमीन पे जो भी कब्जे होंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। शाहीन बाग में एक्शन का इंतजार है, कभी भी सर्वे टीम धमक सकती है। फिलहाल ओखला, विष्णु गार्डन, सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर खादर में एमसीडी जांच अभियान चला रही है। वहीं दक्षिण दिल्ली के मेयर ने शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई को जरूरी बताया है। इंक्रोचमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो बाहर सामान रखा है, 10 फुट की दुकान है, 10 फुट आगे बढ़ा लिया है या उस पर अतिक्रमण किया है, सड़क पर घेर कर बैठ गए, किसी ने अपना अवैध कोई होटल चलाने की बात कर रहा है, कोई अवैध पार्किंग करने की बात कर रहा है, कोई अवैध अतिक्रमण करके वहाँ पर अपना रोजगार चलाने की बात कर रहा है। तो इस तरह का शाहीन बाग के अंदर, ओखला के अंदर काफ़ी देखने को आ रहा है। बट ये अच्छा मैसेज है कि लोगों ने खुद स्वयं इसका संज्ञान लेकर के उनको महसूस भी हुआ कि हमारे द्वारा गलत किया जा रहा है। तो आज करीबन काफ़ी लोगों ने वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाने का स्वयं काम किया। डिपार्टमेंट ने भी जाकर के वहाँ पे अपना कार्रवाई चालू की है और उसको पूरी तरह से हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। शाहीन बाग वो इलाका है जहां महिलाओं का सबसे लंबा आंदोलन चला। CAA NRC के खिलाफ महिलाओं ने 55 दिनों तक चक्का जाम रखा, हाईवे तक बंद रखा। अब यहाँ लोग खुद आगे बढ़कर हालात बदलने में जुटे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी इलाके में बुलडोजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे ज्यादा शुभ समाचार और कुछ नहीं हो सकता। सुशांत पेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए, थोड़ा सा मैंने सोचा कि घुमाने फिराने का प्लान जो है वो कर लेते हैं। शिमला जाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन
अदिति, कहाँ लेकर जा रही हो? शिमला अब स्मार्ट सिटी बन गया है तो शिमला ही जाएंगे। यहाँ पर सोलर एनर्जी से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ताकि सैलानियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए और उन्हें यहाँ हर सुविधा भी मिले। माना कि पारा चढ़ रहा है, माना कि सूरज सितम ढा रहा है, लेकिन जरा यह नजर दौड़ाइए। मैदान की गर्मी पहाड़ों पर बहार लेकर आई है। कारोबारियों के चेहरे चमक रहे हैं। यहाँ का पर्यटन परवान चढ़ रहा है। बाकी कहानी ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। शिमला में पिछले 3 महीनों में 30 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि अप्रैल महीने में ही अब तक 10 से 12 लाख पर्यटकों के यहां आने की खबर है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही यहां सैलानियों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा टूरिज्म सेक्टर खूब फलने फूलने के आसार हैं। स्मार्ट सिटी शिमला की स्मार्टनेस को बरकरार रखने के लिए और पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स अपनाए जा रहे हैं। इसके जरिए इलाका अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। पर्यटकों की आवाजाही की वजह से बिजली की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए शिमला में अब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ बहुत से इलाकों में सूरज की सीधी रोशनी मिल जाती है, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन बेहद सुविधाजनक है। इस वजह से यहाँ जगह जगह घरों और इमारतों पर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं ताकि सौर ऊर्जा हासिल की जा सके। इसे स्टोर करके घरों में, होटलों में, दफ्तरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में पानी गर्म करने से लेकर तमाम कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट के जरिए सड़कों पर रोशनी के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल आसानी से किया जा रहा है ताकि परंपरागत स्रोतों से पैदा बिजली की खपत घटाई जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये चिंतन है, स्तर पर जो है काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन में लागत भी कम आती है और इसके उपयोग से पारंपरिक बिजली पर लगने वाला खर्च घटता है। हिमाचल में तैयारी इस बात की भी की जा रही है कि सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को ग्रिड से कनेक्ट किया जाए ताकि उसकी सप्लाई उन इलाकों और राज्यों में भी की जा सके जहां इसकी कमी है। जाहिर है सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का फायदा स्थानीय लोगों को तो मिलेगा ही, यहाँ आ रहे पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे चाय पर चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे फ्यूचर कार कैसी दिखाई देती है। ये है टाटा की फ्यूचर कार। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। चाय पे चर्चा आप देख रहे हैं। अब आपको एक शानदार कार दिखाते हैं। टाटा ने अपनी फ्यूचर कंसेप्ट कार को दुनिया के सामने पेश कर दिया, जिसका नाम है अविन्या। और ये कार टाटा के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसकी 30 मिनट की चार्जिंग में 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलने का दावा किया जा रहा है। और कार की डिज़ाइन को पूरी तरह से फ्यूचर लुक
के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। देखिए, टाटा की इस फ्यूचरिस्टिक कार को बहुत ही सिंपल और कंट्रोल पैनल को बहुत ही छोटा सा रखा गया है। ये कार कितनी कॉम्पैक्ट है इसका इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्टीयरिंग व्हील पर एक टच पैनल आपको मिल जाएगा। इसी पैनल से कार के पूरे फीचर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके फ्रंट के दोनों सीटें 360 डिग्री घूम जाती हैं और टाटा अविन्या के लुक में हैचबैक, एसयूवी, एमपीवी तीनों का असर भी दिखाई देता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी कीमत क्या है, जिसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और अब आपको लिए चलते हैं गया, जहां बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक निरंजना नदी को फिर से अविरल बनाने की मुहिम शुरू हुई है। बिहार के गया में निरंजना नदी को सदा नीरा यानी निर्झर बनाने के मिशन के तहत जगह जगह चेक डैम बनाया जाएगा। बिल्कुल, और इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इस मिशन में बौद्ध धर्म से जुड़े लोग और स्थानीय किसान ही फंड का इंतजाम कर रहे हैं। निरंजना नदी को नया जीवन देने के लिए पूरा समाज एकजुट हो गया है। आम लोगों से लेकर साधु संत तक तमाम वर्गों के लोग इसमें भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। आस्था और विकास को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश है ये। जिस अविरल धारा ने भगवान बुद्ध को बढ़ावा दिया, उस धारा को फिर से संजोने की शुरुआत है ये। बिहार के गया में बौद्ध धर्म की आस्था की प्रतीक निरंजना नदी को रिचार्ज करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। गया जिले के कोलुहा गांव में चेक डैम निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विशेष प्रार्थना और विधि विधान से की गई। तो इंटरनेशनल भिक्षु संघ आके और हमारे लोकल सबको मिलके तो निरंजन मिशन से काम शुरू करने के लिए आज इतना हम लोग इकट्ठा हुआ। तो हम लोग बुद्ध भगवान से प्रेयर करेंगे, वो सक्सेसफुल होगा, बेनिफिट होगा, हमारा लोकल आदमी जनरल आदमी को फ़ायदा होगा और नेचुरल के लिए निरंजना मिशन का हम लोग का आगे बढ़ने के लिए ये कोशिश करके सबको धन्यवाद। झारखंड के चतरा जिले से निरंजना नदी गया की ओर बहती है। अब निरंजना नदी के उद्गम स्थल से बोध गया तक नदी के आसपास के इलाकों में 1000 चेक डैम के निर्माण का फैसला किया गया है। आप देख रहे हैं, आप एक बार देखिए, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ की एक चेक डैम बनाने से यहाँ हम लोग पहले जज किए थे कि 20 से 25 करोड़ लीटर पानी इसमें जमा होगा, लेकिन जब इसको और गहराई से देखें तो हम लोग को लग रहा है कि 40-50 करोड़ लीटर पानी एक चेक डैम से सिर्फ यहाँ जमा हो सकता है। और ऐसे 1000 चेक डैम जब बनेंगे और तो समझ जाइए कि ये नदी जो कहते हैं ना कि श्रापित थी, तो उस श्राप का समय समझिए कि खत्म हो जाने वाला है। निरंजना नदी भगवान बुद्ध और विष्णु की नदी होने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के लिए ज्ञान और मोक्ष की नदी के तौर पर भी जानी जाती है। आपको बता दें, जब भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा में उनको ज्ञान मिला था, उसके पहले वो सुजाता से जब बोध गया की ओर आ रहे थे तो बीच में नदी में पानी था। मीन्स कहने का मतलब गर्मी के दिनों में भी यहाँ पानी हुआ करती थी, तभी तो उनका पात्र उल्टे दिशा में बहा और वो उनको इस नदी ने पहला ज्ञान दिया कि आपको कहीं ना कहीं उस पार आपको ज्ञान मिलने वाला है। गया के कोलुआ गांव में 18 लाख की लागत से डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। चेक डैम निर्माण के लिए 70% राशि निरंजना रिचार्ज मिशन संस्था देगी और बाकी की 30% रकम आसपास के किसानों की ओर से दी जाएगी, ताकि निरंजना नदी की धारा अविरल बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पल 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 इंस्टा, जहां पर मची है हलचल हलचल। देखिए जरा क्या चल रहा है। बेबी, आपका बर्थडे आने वाला है ना, बताओ आपको क्या गिफ्ट दूं? आप इसी तरह मुझसे प्यार से बात किया करो और मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लिया करो। और मुझे क्या चाहिए? नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। देखा देखा ऐसा लगता है। आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं
हमारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? ए जिंदगी आके बैठ जरा सुकून की चाय पीते हैं, तू भी थक गई होगी मेरे साथ चलते क्या चलते। बात है। चलिए चलते चलते शुक्रवार का दिन आ ही गया, 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, थकान उतारते हैं और मिलेंगे आपको मंडे को। कब से इंतज़ार हो रहा था कि शुक्रवार कब आएगा, लेकिन गर्मी है, ख्याल रखिए अपना, स्टे फिट स्टे कूल। गर्मी से बचने के ढूंढते रहिए फंडे, हम बताते रहते हैं। बस 2 दिन के बाद फिर से मंडे आएगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि कॉफ़ी से सिर्फ दुनियादारी ही चलती है, लेकिन रिश्ते ना चाय पर बनते हैं। तो रिश्तों की डोर टूटे ना यार। मिलेंगे सोमवार। क्या बात।